and policies of colonial rule in India. Examine. The revolt of 1857. अब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे अच्छे से समझ लो. The revolt of 1857 was a cumulative effect of character and policies of colonial rule in India. Explain. सोचिए क्या हो सकता है. 3:37 हुए हैं. 4-5 मिनट का आप लोगों के पास टाइम, 3 मिनट का टाइम है कुल. पॉलिसीज एंड नेचर, ये दो पार्ट को आप लोगों को हैंडल करना है जब आप इसका आंसर लिखेंगे. थोड़ा सा हिंट आप लोगों के लिए. एक पॉलिसीज और दूसरा नेचर. 3 हिस्से बनते हैं इसके. क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मैंने इसके बारे में आप लोगों को जब मतलब कोई इंसिडेंट देख लीजिए, जब मैंने इसका आपको ये करवाया था तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट का एक अच्छा खासा एक इंट्रो मैंने लिखवा दिया था कैसे कैसे हो. सोचिए 38 हो चुके हैं, 1 मिनट खत्म. अब 1 मिनट और बची है. फ्रेमवर्क बनाइए. इतना तो समझ में आया ना, इसमें लिखना क्या है, क्या लिखना है. कॉजेज ऑफ रिवोल्ट पूछेगा, ठीक है. अब बस लगाओ, अरेंज करो, सोचो, ट्राई करो और सब करेंगे ये ना. आज मैं लास्ट बेंच से शुरू करूंगी पूछना, जो बिल्कुल लास्ट क्लास में बैठे उनसे. नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल. क्वेश्चन क्या है, पॉलिसीज एंड नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल का नेचर कैसा होता है. डिस्क्रिमिनेटरी, एक्सप्लॉइटेटिव, राइट, दैट इज द नेचर. ठीक है, वो नेचर की बात नहीं हो रही है. और आपका नाम क्या है? नीरज. नीरज लिखो थोड़ा माइंड में आप बना रहे, क्योंकि जब आप लोग पेपर एग्जाम में आंसर देंगे ना, तो हर क्वेश्चन पे आपको 1 या 2 मिनट का टाइम मिलता है सोचने का. फिर आपको लिखना शुरू करना पड़ता है. तो एक हैबिट होनी चाहिए आंसर लिखना शुरू करने से पहले आंसर ड्राफ्ट करने की. ये 1-2 मिनट मैं आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग के लिए दे रही हूँ. मैंने ये नहीं बोला पूरा आंसर लिखो, ड्राफ्ट करो, ड्राफ्टिंग करो. कैसे एग्जाम में अगर इसके ऊपर आंसर लिखना है तो पहले क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे. एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क. टाइम ओवर हो गया टाइम. आप बीच में, हाँ जी, आप क्या नाम आपका? हाँ देवेश, बताओ. अगर आप मजाक के मूड में हो तो मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही. मैं एक्स्ट्रा 15 मिनट दे रही हूँ अपने. क्वेश्चन बताना मतलब नहीं, ध्यान नहीं था तो मेरी गलती है. सिट डाउन. कितनों ने फ्रेमवर्क थोड़ा बहुत बना लिया है? प्लीज रेज योर हैंड. कितनों ने बना लिया है थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क? प्लीज रेज योर हैंड.
कोशिश कर रहे हैं? आप बताइए। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 1857 का जो विद्रोह हुआ है वो अंग्रेजों की या उपनिवेशवाद जो सत्ता है उसकी नीतियों और उसकी प्रकृति का नतीजा है। इसकी व्याख्या करें तो इसमें आंसर में आप क्या लिखेंगे? इसके आंसर में आप इस विद्रोह के कारण बताएंगे। कौन से? सिट डाउन। सौरभ नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा सौरभ नाम है? हाँ, अजीत, अजय, सॉरी। मैं आप लोगों के नाम इसलिए पूछती हूँ क्योंकि मुझे सच में हाँ वो बोलो करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आएगा और कि कुछ के नाम तो याद हो मुझे। हाँ जी, अजय, प्लीज अजय बताइए। पॉइंट बताओ, डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ, सेकंड जल्दी। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तीसरा कारण 1813 का एक्ट में क्या हुआ? अच्छा, कौन क्या पेंशन? पेंशन रोक दी गई। ओके ठीक है, बैठो। अभी आप लोग सुशांत आपने लिखा, आप बताओ। नहीं लिखा? नो, प्लीज सिट डाउन। आपने पढ़ा नहीं है। हाँ आप बताइए। आप? हाँ, यू हैव रेज्ड योर हैंड ना। क्या नाम आपका? हाँ, अमीशा। जोर से। लेकिन आपने एक इसमें गड़बड़ करी। ईदर यू विल स्टार्ट योर इंट्रो, जो आपने मेन बॉडी बनाया है उसको आप इंट्रो बनाइए, बिकॉज द क्वेश्चन इज अबाउट द कॉजेज, करेक्ट। और जो आपकी मेन बॉडी है उसमें आप थोड़ा इलेबोरेटली द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्लॉयटेशंस और इकोनॉमिक इनोवेशंस और द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल विच इज इनहेरिटेंटली व्हाट एलियन इन कैरेक्टर एंड एक्सप्लॉयटेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। अंडरस्टूड? मेन बॉडी होनी चाहिए ये। ओके, लास्ट हम लेते हैं अंशिका, मयंक, चल। और ये हाँ जी नीरज, पहले आप। किसी और ने लिखा है ढंग से लिखा हो तो, मतलब ढंग से इन द सेंस लिखा हो तो। नहीं, तुम तो रहने दो। The accumulated effect of expense policy, economic exploitation and administrative policy are the major cause of this revolt. Now first we discuss about the economic
कभी भी मेंस के आंसर में आंसर लिखते हैं तो फर्स्ट या सेकंड पर्सन में नहीं लिखना होता, ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन। वी, यू, आई वाले वर्ड ये इंग्लिश उसमें नहीं माने जाते। आप पेपर में ऐसा करोगे, दैट्स व्हाई मैंने बताया। प्लीज कंटिन्यू। First, this is about the economic causes. Means the British used the taxes on the common people, फर्स्ट, and they use the revenue settlement like the party system and by थर्ड, and they also destroyed the handicraft looms that ठीक है, ये इकोनॉमिक हो गए। इसके बाद are there and other is political cause. ओके, आई अंडरस्टूड। व्हाट, हाउ विल यू कंक्लूड? आई नो, जस्ट वेट। हाउ विल यू कंक्लूड? चलो, विल डिस्कस। ठीक है, ऐसा ही कुछ करना है। और किसने कहा था? एनीबडी एल्स? हाँ जी, आप बताइए। चलिए, क्या नाम है? स्वाति, सोनिका? हाँ जी, सोनिका बताइए। नहीं, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? कैसे आंसर लिखना शुरू करेंगे इसका? कॉजेज अब हम सब समझ गए हैं कि कॉजेज इसमें लिखने हैं। शुरुआत कैसे करेंगे लिखने की? चलिए, हड़प का आपने सिद्धांत बताया और आपके पास वही कुछ कारण है जो इनके पास है, करेक्ट? चलो ठीक है, हाँ, कारण लिखने हैं। हाँ जी, चलिए, द बॉय इन चेक, सॉरी, क्या नाम आपका? अंशुल, आप बताइए। आप मुझे एक्सप्लेन मत करो, बस पॉइंट बोलो, मैं तो जान रही हूँ पॉइंट। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विस्तारवादी नीति के अंदर आप एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एज अ पॉलिसी बता रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। अच्छा ठीक है, बताओ। समाज सुधार के सोशल आउटपुट, ठीक। चलिए, अंशिका बाबू, आपने जो लिखा है आप वो बताइए। अब जब इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे तो क्लास में, सॉरी, अपनी नोटबुक में आप कैसे देंगे, अपने मेंस में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली वो बताइए। कॉजेज एक्सप्लेन करेंगे तो मैं सिर्फ ड्राफ्टिंग पूछ रही हूँ आप लोगों से, अंदर का तो डिटेलिंग नहीं बताना, ऐसे तो पूरा लेक्चर हो जाएगा। हाँ हाँ, गाइस बातें क्यों हो रही हैं? थोड़ा जोर से। नेक्स्ट, बोलते रहो। इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल, सोशल, ओके फाइन। यू आर टॉकिंग अबाउट कॉजेज, सो यू वांट टू से कि जब आप पेपर में लिखेंगे फर्स्ट आप इंट्रो देंगे, फिर आप कॉजेज बताएंगे, एंड देन यू विल कंक्लूड कि ऐसे ऐसे कारणों की वजह से, और फिर मतलब जो है ये रिवॉल्ट हुआ, तो ये तुम्हारा आंसर रहेगा ना, ये है। ठीक है, मयंक तुम बताओ। Policies like land reform, jimmedaar and jimmedaari systems like left right system and high right system. And आगे continue. This gave an aspect like alien rule is going on with the head of on the head of the Indian population, and the political situation like subsidy alliance, influence or influence. Doctrine of left. Understood. Now, okay, I understood. How will you conclude? All this effect caused a great revolt of 1857 in India.
it shows that we are not accepting the one rule completely and emerge a middle class after the revolt of 1857 to understand the economic factor that the Britishers getting money to the England. Okay, so you are talking about drain of wealth here, na? Yes, ma'am. Sit down. Sit down. No, you won't talk about drain of wealth only here. The thing is कि अगर क्वेश्चन आ जाए somewhere about economic exploitations के बारे में specifically, then so you can conclude that after 1857 what moderate has contributed in our Indian nationalism, जैसा जो राष्ट्रवादी या नरम दल के लोग हैं उन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई वो ये बताने की कि किस तरीके से अंग्रेजी शासन जो है वो भारत में आर्थिक शोषण का कारण बना। Then you can conclude in that. अब मैं आपको बताती हूँ, आप सब लोगों ने मतलब थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करा। अब जब आप इसका आंसर लिखने लगेंगे ना, तो ये एक मैं आपको एक मॉडल इसका ड्राफ्ट आंसर बताती हूँ, फिर ये खत्म करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखो जब इसका आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो पहला इसमें स्टेटमेंट है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ कैरेक्टर एंड पॉलिसी। ठीक है, तो पहले द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक कीवर्ड है ये अपने, ठीक है, तो पहला जो हम बात कर देंगे हम ये बता देंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर दिस क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है तो शायद मैं आंसर ही आपको इंग्लिश में बता दूँ, एक बार बता दूँ फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगी, ये साथ में नहीं हो पाएगा मेरे से। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विच वॉज कंसिडर्ड एज अ सिपॉय म्यूटिनी बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड सो फार हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस as well as a great rebellion by the national historians and later on by contemporary historians was the result of the cumulative administrative exploitation, economic, socio-political and religious policies as well as the character of British rule. ठीक है, इस एक सेंटेंस में हमने दो बातें कर दी, एक हमने नेचर बता दिया, दूसरा हमने कॉजेज भी बता दिए और हमने बोला विद द वेरी कैरेक्टर ऑफ एंड द वेरी कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। मेन बॉडी में आते हैं, ठीक है, मेन बॉडी में जब हम शुरू करेंगे तो एक थोड़ा सा दो पॉइंट्स हमें डिस्कस करने, आगे का आप क्वेश्चन पढ़ो, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ कैरेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूल। सो तो आप कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल विच वॉज इनहेरेंटली एलियन, एक्सप्लॉयटेटिव एंड कॉलोनियल has resulted into the formation and executions of policies which were in favor of colonial rule or which were against the Indian people. And some of these policies are 1, 2, 3, 4 हो गए, that's it. And then you will conclude on a note कि जो ये पूरा एक strong था, ठीक, Enfield rifle और आटे में वो मिलाने वाली रूमर्स, इट हैव एडेड फ्यूल टू द फायर एंड हेंस रिजल्टेड इनटू द रिवॉल्ट। खत्म। थोड़ा समझ में आया? हिंदी मीडियम को हिंदी में बताऊं, थोड़ा समझ में आया? थोड़ा जो मैं कहना चाह रही हूँ कम शब्दों में पूरी बात। अब थोड़ा सा आइडिया लगा कैसे फ्रेम करना है। अच्छा, वैसे ये मैंने हाथों हाथ फ्रेम किया है, मेरे पास कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सो ये मतलब कि आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से आप आंसर्स फ्रेम कर पाओगे, ठीक है। और ऐसे आंसर्स मतलब कि आप समझ रहे हो, आपको हर चीज़ टच करनी है आंसर में, लेकिन कुछ में भी डिटेल में मत जाओ बिकॉज वी हैव वर्ड। लेकिन हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने क्वेश्चन को टुकड़ों में बांटो और हर एक क्वेश्चन के पार्ट को आंसर करने की कोशिश करो। सब यहाँ मैंने सिर्फ सिंपल अभी एक्सप्लेन उठाया, अगर मैं यहाँ पे कमेंट लिख दूँ तो इसके आंसर में और चीज़ें ऐड हो। जब आप ड्राफ्ट बनाते हो तो ड्राफ्टिंग में ये होना चाहिए कि सवाल के जवाब में आप क्या क्या लिखने वाले हो वो चीज़ पहले ही आपके दिमाग में आ जाए, 1, 2, 3, 4 एंड इट टेक्स जस्ट 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो मोटे मोटे बिंदु लिखते हैं ना, हम पूरा डिटेल थोड़ी ना लिखते हैं। तो ड्राफ्टिंग करनी है, कल से थोड़ा और फास्ट करेंगे इस चीज़। समझ में आया? समझ में आया सबको जो मैं पॉइंट आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ?
ठीक है, अब मुझे सीरियस नोट पे बताओ, इसे कंटिन्यू करना है ये प्रैक्टिस को एक तो फिर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। गाइस पढ़ो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करोगे तो देखो फिर मुझे क्या फायदा है इस चीज़ का। करेक्ट। अब हमारा लेक्चर जो है आधा घंटा डिले हो चुका है, हो सकता है कि एक आधा टॉपिक मुझे कल कराना पड़े जो मैं आज करूँ, क्योंकि हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। बट मैं मानती हूँ कि अब ये बड़ी फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री। आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिखें, आप किसी का भी आंसर लिखें, ड्राफ्टिंग समझना ज़रूरी है चीज़ों, फ्रेमवर्क कैसे बनना चाहिए वो समझना ज़रूरी है। तो मैं कल से चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। अब जानते हो कि विजन का सिंपल एक आंसर चेकिंग कराने का जो कॉस्ट देते हैं, कॉपी चेकिंग का ना, मतलब आप जो टेस्ट सीरीज का अमाउंट देते हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60,000। सिर्फ आप उनके टेस्ट बैठ के लिख लें और वो टेस्ट सबमिट करा दें और कोई उस पर आपको रिमार्क दे दे, तो आप जो फीस देते हैं टेस्ट सीरीज की दैट इज 60,000। यस, 60,000 रुपये फीस है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रीलिम्स की शायद 30,000 है। 30,000 है कि 40,000 है। और आपको एक बात बताऊँ, बहुत बहुत मुश्किल होता है अपने मेंस के आंसर्स राइटिंग सीखना, क्योंकि जब हम लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, मेरे साथ के मेरे सिलेक्टेड मेरे दोस्त हैं जो दे आर इनटू सर्विसेज, सम इन स्टेट सर्विसेज, कुछ सेंटर में भी हैं, IAS नहीं बने पर ठीक है दे आर PCS और सिविल सर्वेंट। मतलब बहुत मुश्किल होता है, रिव्यूज़ नहीं देते इजीली कोई भी किसी के आंसर्स में, और बहुत रेयरली आपको कोई बताता है कि आंसर राइटिंग में एग्जैक्टली डिमांड किस चीज़ की। तो आप लोगों को इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब देखो, आप खुद सोचो, ये सब तो आप ये क्वेश्चन पढ़ के आप समझ ही गए थे, है ना, कि कॉजेज के बारे में पूछा है। करेक्ट। आपको समझना ये ज़रूरी है आंसर को ब्रेक कैसे, मतलब ये जो एक ही आंसर में किसी को 5 नंबर और किसी को 2 नंबर जो मिलते हैं ना, जब जो बच्चा जो एस्पिरेंट मेंस लिखने जा रहा है ना, ये समझो सवाल तो वो सब समझ गए। गड़बड़ लोग कहाँ करते हैं कि वो पूरे आंसर को आंसर नहीं करते, मतलब पूरे क्वेश्चन को जो जो पूछा होता है वो सब कवर नहीं करते। पहली मिस्टेक, इसके लिए ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। और दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि जो पूछा गया है उसके अलावा चीज़ें बता देते हैं, पूछा गया है वो भी और जो नहीं पूछा गया है वो भी। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ो। डिपेंड की क्वेश्चन क्या है, इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का एक जैसा नहीं रहेगा। डिपेंड की क्वेश्चन क्या है, हाँ ये ज़रूर है, वो अभी बताने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा और करो फिर मैं बताऊंगी आगे। बट आपका जो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पूछा क्या गया है। जनरली जो आप चीज़ कंक्लूड करते हो ना एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, वही आपका इंट्रोडक्शन है। एक ट्रिक होती है ये, अब उसको कितने अच्छे से बनाते हैं वो आपकी प्रैक्टिस होती है। हमने जो इंट्रो दिया उसमें सिर्फ नेचर की बात थोड़ी ना करी, मैं तो नेचर से सीधा कॉजेस पे आ गई। नेचर तो मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट था, अगर मैंने पेपर में ये लिखा होता और मैं भी दे रही होती तो मुझे इस पॉइंट का 1 नंबर फालतू मिल जाता। बाकी लोग नहीं लिखते, मैंने लिख दिया। और मैं अपने टॉपिक की डिमांड से, अपने आंसर क्वेश्चन की डिमांड से भी नहीं हटी, मैं कॉजेस पे भी रही। समझे? ऐसे लिखना है। कल से मैं हिंदी मीडियम में कुछ अच्छे आंसर्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, कुछ लिखिए, थोड़ा बहुत करिए ट्राई। आपके आंसर बहुत अच्छे थे जब आपने मुझे चेक कराया था। आप लिख क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ो, ठीक है? ओके, गुस्सा मत हो, नॉर्मली बोल रही हो। हाँ ठीक, चलो। तो कल के लिए ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट प्रिपेयर करो। स्वदेशी नहीं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है? क्वेश्चन आप लोगों का मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट
एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन करके दिखा दीजिए, कंपैरेटिव एनालिसिस, या फिर इनके कंट्रीब्यूशंस को कंपेयर करें, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो कल मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट तैयार करें, ठीक है। और आज ये टॉपिक हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मतलब अब हम लोग 1857 के बाद के ही आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं, पहले वाला एक बार तो छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि ये साथ साथ रिवाइज भी होता रहे। पढ़ के आ रहे हो सब? कौन कौन पढ़ के नहीं आ रहा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बता दो। पढ़ोगे? 3-4 लोगों ने नहीं पढ़ा है बस, बाकी सब पढ़ के आ रहे हैं। ये होता है या तो ये होता है या ये होता है, ये क्या होता है? हाँ गाइस देखो, अभी मेरे आप लोगों के साथ आई थिंक मैं शायद 1 महीना और हूँ, ठीक है। 1 महीने में हमारा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए फैकल्टी है ना। मेघा सर मुझे बोल रहे थे, मुझे ऐसी कोई इन्फो आई नहीं है, बाकी ऐसा होगा तो देखते हैं, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं भी अभी आप लोगों को ये चीज़ें, और ये देखो दिस इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ योजना, नॉट इवन अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो हम लोग ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बट आई सीरियसली वांट टू हेल्प यू गाइस इन दैट केस, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो अभी जो 1 महीना है, जो पूछना है करना है, इसमें हिस्ट्री अच्छे से कर लो, ठीक है। एक फैकल्टी की तरह नहीं, ऐसा समझ लो एक सीनियर की तरह, एक आप लोगों के दोस्त की तरह मैं एडवाइस कर रही हूँ। मॉडर्न इंडिया कम से कम ऐसा कर लो कि उसमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मॉडर्न इंडिया अच्छे से कर लो। एमसीक्यू नहीं पूछ रही मैं, 4 बज गए। क्वेश्चंस आप लोग जल्दी जल्दी जब ड्राफ्ट करने लग जाओगे ना, तब एमसीक्यूज पूछेंगे, पर हाँ ये चीज़ ज़रूर करो कि पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ लेट मी बीइंग वेरी सेल्फिश, मैं और सब्जेक्ट्स की नहीं कह रही, पर लेकिन मेरा पढ़ लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम से कम जब आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो, मैं यहाँ से जाऊँ, कभी आगे आप लोग पेपर दे रहे हो, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हो, तो आप लोग को ये ना लगे कि हमने करा था और उसका कोई फ़ायदा नहीं। एटलीस्ट कुछ तो तैयार करो, ठीक है। चलिए कल हम लोगों ने अनुशीलन समिति की बात करी थी। टेक आउट योर नोटबुक, निकाल लीजिए सभी लोग। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 24 मार्च 1902 को प्रमोद मित्र ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी। अनुशीलन समिति जो है, शुरुआत में ये नौजवानों को या यंग जो लोग थे, यंग पॉपुलेशन थी, उनको फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग देने का काम करती थी। स्वामी विवेकानंद जी और आर्य जो समाज था, दयानंद सरस्वती जी थे, उनकी शिक्षाओं से कहीं ना कहीं प्रेरित थी। गीता पे यहाँ पे कसम खिलाई जाती थी। पहले ये इतना मतलब जो है इतना स्ट्रांगली या एक इतना कहते हैं ना इम्पोर्टेंट सोसाइटी नहीं हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ये क्रांतिकारी गतिविधियों में नहीं जो है विलीन थी। लेकिन फिर इसी के सर्कल में कलकत्ता में मतलब इसकी अलग अलग जगह शाखा थी, जिनमें से 2 शाखा बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक कलकत्ता की युगांतर और दूसरी ढाका में। तो जो कलकत्ता में है, इन्हीं के अंदर जो मतलब अनुशीलन समिति के सदस्य थे, उन्हीं में से कुछ सदस्य जैसे वरिंदर कुमार घोष और आपके वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, इन्होंने मिलके जो है इनके सर्कल को जो ये गतिविधियां करते थे ना युगांतर बोलते थे, और इन्होंने एक वीकली साप्ताहिक मैगजीन शुरू करी थी जिसे युगांतर कहा जाता था। और ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको अपने मैगजीन्स के द्वारा सपोर्ट इसमें किया करते थे। ये आपको बात बताई थी। हाँ, इससे थोड़ा और पहले जाओ तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत में ये क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, ये रूसी मीलवाद या निहिलिज्म और इरिश नेशनलिज्म इससे प्रभावित थी। इन दोनों का क्या था, रशियन निहिलिज्म
जिसमें मतलब कि स्टेट के खिलाफ, रशियन एम्पायर के खिलाफ वहां के लोगों द्वारा चलाया गया हिंसक एक तरीके से आंदोलन या विद्रोह था। ईरिश नेशनलिज्म फ्रांस से अंग्रेजों की सत्ता हटाने के लिए, ठीक है, और अपनी खुद का होम रूल शुरू करने के लिए वहां पे ईरिश नेशनलिज्म या ईरिश राष्ट्रवाद था। दोनों ही में जो काम किया जाता था, दोनों के पदचिन्हों में हमारा ये क्रांतिकारी गतिविधियां चली। 3 इनके स्पेसिफिकली मेथड थे। एक तो ऑर्गेनाइज किलिंग, यानी कि सोच समझ के कुछ ऐसे लोगों को मारना है, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना है जो बहुत इनफेमस है, जो लोगों में कुप्रसिद्ध हैं और जिनको मारने से लोगों के अंदर से डर नहीं। दूसरा, अपनी क्रांति को जिंदा रखने के लिए फंड्स इकट्ठे करने हैं, जिसके लिए स्वदेशी डकैतियां करी जाती थी। और तीसरा हमने बात किया था कि ऐसे सैन्य अभियान या मिलिट्री एक्सपीडिशन उन देशों में कोशिश करी जाती थी कि भेजे जाए या उन देशों से मदद मांगी जाए जो अंग्रेजों के शत्रु, ठीक है। और इसी के तहत मैंने कल आपको सुभाष चंद्र बोस का भी एग्जाम्पल दिया था। और ये काम कैसे करते थे? ये काम करते थे थ्रू सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त जो समितियां हैं उनके द्वारा एक काम करते थे, जिसमें हमने एक बात करी थी अनुशीलन समिति की, जिसपे अभी हम हैं। 1902 में प्रमोद मित्र ने, मैंने बताया इसके बारे में, फिर मैंने बताया 2 ब्रांचेस इसकी मेन रही, एक आपकी कलकत्ता में जुगांतर और दूसरी आपकी ढाका में। तो जुगांतर जो है, इसके अलावा हमने बात करी थी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में, अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड की जो बग्गी है उस पे बम गिरा देते हैं, पर उसमें किंग्सफोर्ड नहीं होते हैं, 2 यूरोपियन महिलाएं होती हैं जिनकी इससे मृत्यु हो जाती है। प्रफुल्ल चक्की वहीं पर खुद को गोली मार के अपनी जान दे देते हैं। खुदीराम बोस जो हैं उनको फांसी दे दी जाती है, करेक्ट, उनको फांसी दे दी जाती है। अरबिंदो घोष, बरेंद्र दत्त और कन्हैयालाल इनके खिलाफ मुकदमा चलता है। मैंने ये बताया था अरबिंदो घोष को डिफेंड कर रहे थे चित्तरंजन दास, और इनके खिलाफ क्यों चलता है? क्योंकि खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की सब अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए पूरे के पूरे अनुशीलन समिति के मेंबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अरबिंदो घोष जो हैं उनको चित्तरंजन दास डिफेंड करते हैं और सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया जाता है। वहीं बरिंदर घोष क्योंकि हेड ऑफ सोसाइटी है और प्रिंसाकर दत्त जिनके इनके ऊपर बॉम्ब बनाने का जो है चार्ज लगता है कि इन्होंने बॉम्ब बनाया है और उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। तो एक तो हमने पढ़ा अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। इसके अलावा मैंने ढाका अनुशीलन समिति के बारे में बताया। ढाका अनुशीलन समिति पुलिनदास जो, ठीक है, पुलिनदास, उसमें वहां पे 1908 में 12 डकैती को ये अंजाम देते हैं, ढाका अनुशीलन समिति से जुड़े हुए। और ढाका आपकी जुगांतर के बारे में, ठीक है। अब ओके, एक आपका हुआ अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, एक हुआ 12 डकैती। यहाँ तक कल डिस्कस हो गया था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हो गई थी कल, बस वही है और ज्यादा नहीं, ठीक है। 12 डकैती, आप उस नाम लिख लो, 12 डकैती 1908, और इसमें आप आगे लिखो पुलिनदास, बस इतना लिखो, कुछ इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस हो गया है। एक और, मतलब हम लोग अभी सिर्फ इनके किन किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे वो देख रहे हैं। तो अब जुगांतर से रिलेटेड है ना एक जिमरमैन प्लान, जिमरमैन प्लान, और एक आपका है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912, ठीक है। तो जब हम अनुशीलन समिति की बात करेंगे ना तो दो कॉन्स्पिरेसी केस आते हैं, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। एक हमारे सामने डकैती आती है 12 डकैती, और एक हमारे सामने आता है जिमरमैन प्लॉट या जर्मनी प्लान या जर्मनी प्लॉट। आप चाहो तो ये चारों एक साथ जो है अपने पास लिख लो, और जो भी मैं बोलूँ लिखते रहिएगा सब, ठीक है। जिमरमैन प्लॉट या जिमरमैन प्लान या जर्मन प्लॉट भी इसको बोलते हैं। पहले दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैंने बताया कि 1908 में 12 डकैती हुई, करेक्ट। देखिए, एक जो व्यक्ति, मतलब जनरली हम जो क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं, हम देखते हैं कि जैसे ज्यादातर मारे जाते थे या कई बार सही जगह से सही व्यक्ति पे निशाना नहीं लगता था, थोड़ा ये हमने देखा है क्रांतिकारी गतिविधियों। लेकिन मुझे इस
पूरे क्रांतिकारी हमारे पर्सनली रास बिहारी बोस बड़े फैसिनेटिंग है। सोचिए कि हमारे फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में ये इतने एक्टिव हैं और इन्हीं की ही बदौलत हमें आज़ाद हिंद फौज आगे चलकर, तो कितना कंटिन्यूअस इनका संघर्ष रहा हो रास बिहारी बोस जी का। उन्हीं से रिलेटेड है, आप लोग लिख लीजिए। सेकंड जो हम कॉन्स्पिरेसी अब करने वाले हैं, यूपीएससी में यूपीपीसीएस में सीधा सीधा कॉन्स्पिरेसी केस का नाम आता है और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था उसका नाम आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि क्रांतिकारी गतिविधियों से क्वेश्चन बनता है तो एक तो जो सोसाइटी और किसने बनाया उनका नाम आता है क्वेश्चंस में एग्जाम में, और दूसरा पूछा जाता है ये ट्रायल्स के बारे में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, दिल्ली अलीपुर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, ठीक है, नासिक कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। तो ये आप लोग को बड़ी बड़ी ध्यान में रखनी है। तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ये आपका 1912 का है। असल में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, इन्होंने, हाँ नाम लिख लीजिए, रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने वायसराय हार्डिंग पर बम से हमला कर दिया। रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल staged a bomb attack on Viceroy Harding in Delhi। ये चांदनी चौक की घटना है बेसिकली। दिसंबर 1912 में वायसराय हार्डिंग जब नई दिल्ली आ रहे थे, ठीक है, आए थे, तो इन्होंने उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया। उस वक्त की सबसे बड़ी घटनाओं में से, मतलब सीधा वायसराय पे अटैक करने की किसी ने हिम्मत करी थी तो वो ये थे। हार्डिंग की इसमें डेथ तो नहीं हुई थी पर वो घायल हुए, तो मतलब ये लोग उस पर अटैक कर रहा था। और इसी के ही तहत जो है आपकी दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल चलाएगी। ठीक है, हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल कर रहे हैं जो 1912, उसका कारण ये है, ठीक है, जो बम हमला हुआ था। और इसके तहत जिनको सजा मिली थी, आप उनके नाम लिखिए, बसंत कुमार विश्वास, बसंत कुमार विश्वास, बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, अमीर चंद, अवध बिहारी, अमीर चंद एंड अवध बिहारी, अवध बिहारी। और जो इनके मास्टरमाइंड थे रास बिहारी बोस, ठीक है, इसका नाम मत लिखो, नाम मत लिखो, उनको इसमें सजा नहीं हुई थी। द रीजन भी कि वो वेश बदलकर भाग गए, ठीक है, वो छुप गए, पुलिस से बच गए। रास बिहारी बोस जो है अटैक करने के बावजूद भी बच के निकल गए। बाकी लोग किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, पकड़े गए थे। रास बिहारी बोस भी कहा जाता है कि पकड़े गए थे, पर वो बेस बदलकर जो है चकमा देके पुलिस से बच के निकल गए। अब फिर से हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें आप बात पढ़ोगे, थर्ड आप कर रहे होंगे अभी, वो है जिम्मरमैन प्लान या जर्मन प्लॉट। जिम्मरमैन प्लान या जर्मन प्लॉट। जो आपकी पश्चिमी अनुशीलन समिति थी, पश्चिमी अनुशीलन समिति यानी आपकी कलकत्ता वाली जुगांतर ग्रुप, इसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हुए और ये थे आपके जतेंद्र नाथ मुखर्जी। जतेंद्र नाथ मुखर्जी, पहला पॉइंट तो आप जिम्मरमैन प्लान का लिख रहे हो तो उसमें आप यही नाम लिख लो, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। और इनका एक दूसरा नाम भी है बागा जतिन। कहीं ना कहीं इस प्लान के जो मास्टरमाइंड थे वो यही थे। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस तरीके का आ सकता है कि जिम्मरमैन प्लॉट में कौन इन्वॉल्व, ठीक है। तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी और बागा जतिन वेस्टर्न अनुशीलन समिति या कलकत्ता अनुशीलन समिति जो थी युगांतर, ठीक है, कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए थे। इन्होंने, जैसे मान लीजिए आपकी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, उसके बाद
अनुशीलन समिति की गतिविधियां कहीं ना कहीं थोड़ा लोअर लेवल पर चली गई। इन्होंने जो है इन्होंने आपके 1910-12 और इसके आसपास, ये आराम से समझिएगा, 1908 के बाद अनुशीलन समिति की गतिविधियां जब नीचे चली गई, इन्होंने वापस से अनुशीलन समिति में ना एक तरीके से जान डाली और अनुशीलन समिति की शाखाएं जो है वो उड़ीसा, बिहार, आज का जो प्रेजेंट झारखंड वाला एरिया, इन एरियाज में इन्होंने इसको फैलाया। इसी के दौरान 1915 में आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जतीन्द्र नाथ की कहते हैं ना लीडरशिप में अनुशीलन समिति ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। अहम भूमिका कैसे? अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र बनाया और इस षड्यंत्र को हम जिमरमैन प्लान बोलते हैं या जर्मन प्लॉट बोलते हैं। तो जतिन जो है उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जुगांतर पार्टी जो अंडर जतिन बागा जतिन, इन्होंने अरेंज किया कि ये बाहर से जर्मनी हथियार लेके आएंगे, ठीक है, जर्मनी हथियार लेके आएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी हथियार और कारतूस मंगाने का प्रबंध करा। जो बाहर क्रांति के समर्थक थे, रेवोल्यूशनरी सिंपथाइजर से, उनको बोला कि आप जो है इंडिया में हथियार भेजो। आप जानते हैं, आप लोगों ने कभी अपने हिंदी की बुक में पढ़ा होगा, मैडम रुस्तम जी कामा गुड़िया में भेज डाल के या किसी तरीके से इंडिया में हथियार भेजा करते थे। तो हथियार, इनकी सहायता के लिए हथियार मंगाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये भारत में एक क्रांति, एक हिंसक क्रांति जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ ये करना चाहते थे। और इसके लिए जो जतिन बागा थे, उन्होंने रास बिहारी बोस को बोला कि आप जो है आप पंजाब की तरफ जाइए, वहाँ के आर्मी से बात कीजिए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए। वहीं दूसरी तरफ गदर पार्टी वो भी चाह रही है, गदर पार्टी जो आपकी अमेरिका में, अब हम जब पंजाब करेंगे तो उसे समझेंगे कि इस तरीके की कोई क्रांति जो है वो इंडिया में लाई जाए। ठीक, ये जर्मन प्लॉट और गदर वाला जब करेंगे, ये दोनों एक ही चीज है, इसको समझना था। रास बिहारी बोस को बोला गया आप पंजाब में जाओ, अदर इंडिया के पार्ट में जाओ, आर्मी में जो सिख हैं या जो इंडियंस हैं, जो इंडियन के सिंपथाइजर्स हैं, उनको बोलो कि अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा दें। हम हथियारों का, आर्म्स और एमिनेशंस का जो है प्रबंध करते हैं। इसके लिए डकैती डाली गई, जिनको बोट डकैती बोला जाता है या टैक्सी कैब डकैती कहा जाता है। स्पेसिफिकली फंड रेज करने के लिए जगह जगह जो स्वदेशी डकैतियां डाली गई, उन्हें टैक्सी कैब डकैती या बोट डकैती जो है वो कहा जाता है। डकैतियां डाली गई, फंड अरेंज करा गया, ताकि जो है प्लान ये था कि एक गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला आप जानते हैं छुपकर वार करने की पद्धति होनी चाहिए, और इस तरीके से क्रांति अंजाम दिया जाएगा कि फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। वहीं रास बिहारी बोस जो पंजाब में है, वो आप अभी आगे पढ़ेंगे गदर के टाइम पे कि वहाँ पे डिसाइड हुआ कि फजालिका, होशियारपुर और ये वाले जो पंजाब के एरिया है, इनमें साइमल्टेनियसली क्रांति करी जाए। तो ये पूरा का पूरा प्लान था। बाहर से, विदेशों से हथियार मंगाना है और इंडिया में उन हथियारों का इस्तेमाल करके एक गुरिल्ला फोर्स बनाई जाए, जिससे फोर्ट विलियम कलकत्ता पे कब्जा करा जाए और अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। ठीक, इसके लिए सभी क्रांतिकारी जो है वो एक दूसरे के साथ एकजुट होते हैं। बाहर जो क्रांतिकारी थे इंडिया से बाहर, उनसे हथियार मंगाए जाते हैं। रास बिहारी बोस आपके पंजाब, यूपी वाले एरिया में जाता है, बाकी जो समितियां वहाँ पे जो संगठन काम कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। और ये जो पूरा प्लान है कि मतलब फिर एक डेट फिक्स करी जाती है कि इस डेट को जो है वो अटैक करा जाएगा और साइमल्टेनियसली कई जगहों पे क्रांति को अंजाम दिया जाएगा। हिंसक क्रांति करनी है तो हथियार चाहिए, हथियारों का अरेंजमेंट करा गया, डकैतियां करी। क्लियर है? यहाँ तक पूरा प्लान तैयार था, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। और रीजन ये रहता है कि कोई जो है, जो ये पूरे प्लान की इंफॉर्मेशन वो अंग्रेजों को दे देता है। ठीक, अंग्रेजों को इस प्लान की जानकारी मिल जाती है और बागा जतिन जब जर्मनी से आए हुए हथियारों की डिलीवरी लेने के लिए खड़े होते हैं,
तो जिस जगह पे वो होते हैं वहां पे मतलब पूरा का पूरा उनका प्लॉट जो है वो लीक हो जाता है। जब वो हथियारों की डिलीवरी के लिए खड़े होते हैं वहां पे अंग्रेज आते हैं और उन पे अटैक करते हैं और गन फाइट में बाघा जतिन जी की डेथ हो जाती है। समझ में आया? ये आपका जर्मन प्लॉट है। जनरली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो नाम इन्वॉल्व है वो हमारे लिए जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बाघा जतिन जी, ठीक है। और ये आपकी घटना जो है ये बालासोर की है, बालासोर उड़ीसा, जहाँ बाघा जतिन जी जो हैं उन्हें गोली लगी। और बाघा जतिन का जो वॉर कॉल था, वॉर कॉल नहीं लेकिन जो उन्होंने स्लोगन दिया था या कॉल दिया था वो ये था कि हम वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन, हम देश को जगाने के लिए मर रहे हैं, ठीक है। वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन, ये उन्होंने कहा। तो ये है आपका अनुशीलन समिति के बारे में। अब आते हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में, वहां पे क्या हो रहा था वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट अंग्रेजों के अगेंस्ट जिसे कहा जाता है, फर्स्ट तो नहीं कहेंगे पर 1857 के बाद कोई कॉन्स्पिरेसी करी गई तो वो करी गई थी 1897 में, रैंड मर्डर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। मैं आप लोगों की कल के लेक्चर में एक दो बार डिस्कस भी करा था। रैंड मर्डर कॉन्स्पिरेसी लिखिए, रैंड मर्डर कॉन्स्पिरेसी 1897। अब जो मैं बोल रही हूँ ये सब आप लोग साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है। इसमें खाली नाम जरूरी है, कौन कौन इन्वॉल्व है उसमें। रैंड मर्डर कॉन्स्पिरेसी 1897, नाम लिखिए दामोदर बालकृष्ण, दामोदर बालकृष्ण एंड वासुदेव चापेकर। जो इसमें आपके दामोदर और बालकृष्ण हैं, ये बेसिकली आपके इनको चापेकर बंधु बोला जाता है, दामोदर और बालकृष्ण, ठीक है। दामोदर और बालकृष्ण को आपका चापेकर ब्रदर्स बोला जाता है। जो ये चापेकर ब्रदर्स हैं, ये प्लेग कमिश्नर थे आपके पूना के, रैंड, उनकी हत्या करते थे, उनकी हत्या करते थे। और रैंड मर्डर कॉन्स्पिरेसी केस में बाल गंगाधर जो तिलक जो थे उनको जेल में भेजा जाता है, मंडाले जेल। द रीजन उसका ये बताया जाता है कि जो ये चापेकर ब्रदर्स हैं वो केसरी और मरहट्टा में शिवाजी ने जो किलिंग करी थी, मैं उनका नाम भूल रही हूँ फिलहाल। शिवाजी के ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल छापा था जिसमें उन्होंने वायलेंस को कहीं ना कहीं, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने उसमें वायलेंस को जस्टिफाई किया है। और ये सिडिशियस आर्टिकल है, यानी कि ये ब्रिटिश सत्ता की हुकूमत के खिलाफ जाने वाला जो है वो आर्टिकल है। इसी को पढ़ के चापेकर ब्रदर जो है वो मोटिवेट हुए और उन्होंने ये किलिंग करी। तो मंडाले जेल में बालकृष्ण जो आपके बाल गंगाधर तिलक जो है उन्हें भेजा, ठीक है। रैंड मर्डर कॉन्स्पिरेसी कई बुक्स में अलग अलग दिया जाता है, कई बुक्स में ऐसा भी दिया जाता है कि रैंड मर्डर कॉन्स्पिरेसी में जब उन्हें मंडाले जेल भेज रहे थे तब कुछ हड़ताल भी हुई थी और इसी के बाद ही शायद उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली, अगर मैं गलत नहीं। ये मैं बाकी है जो आपको प्रेस वाला, फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला हम लोग टॉपिक करेंगे ना, तब इसको हम लोग और करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आए हैं। एक्सट्रीमिस्ट के बाद जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में क्रांति की जो लहर है वो ऑलरेडी चल रही है। आपके जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो मंडाले जेल में चले जाते हैं और उसके बाद जैसे कलकत्ता में एक समिति के बारे में हमने पढ़ा, अनुशीलन समिति, वही महाराष्ट्र में जो समिति है उसका नाम है मित्र मेला। लिखते रहिए, मित्र मेला। यह एक गुप्त संस्था थी जिसे वी डी
सावरकर और उनके भाई वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा बनाया गया था। में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया गया। आप लोग की बुक में कुछ ऐसा लिखा है दैट इट हैज बीन मर्ज्ड विद अभिनव भारत, बट मर्ज जैसा कुछ नहीं हुआ था। मित्र मेला का नाम ही बदलकर जो है अभिनव भारत रख दिया गया था, मैजनी के नाम पर। बेसिकली मैजनी आपका वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे कैसे मैजनी की क्या कहानी है इसमें, ठीक है। लिख दिया ये सबने, अभिनव भारत सोसाइटी या स्लैश करके मित्र मेला लिख लो। इट वॉज अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर in Nasik in 1899 and it was later renamed as अभिनव भारत सोसाइटी। और अभिनव भारत सोसाइटी का एक और ब्रैकेट में नाम लिख लो, यंग इंडिया सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी in 1904। जो ये आपकी अभिनव भारत सोसाइटी है, इसको क्रेडिट दिया जाता है महाराष्ट्र में क्रांति की आग को जिंदा रखने, क्रांति को जो है वो रखने का, कंटिन्यू करने का। और इसके जो मेन सेंटर थे अभिनव भारत के, वो थे आपके नासिक, पुणे और बॉम्बे। नासिक, पुणे और बॉम्बे महाराष्ट्र में, नासिक, पुणे और बॉम्बे इसके मुख्य केंद्र थे, मेन सेंटर थे। और बाद में इसकी ब्रांचेस जो है वो लंदन तक पहुंच गई। ब्रांचेस एक्सटेंडेड टू लंदन है, बाद में इसकी ब्रांचेस लंदन तक पहुंच गई थी। ये बुक में ऐसे टेस्ट नहीं दिया हुआ है, अच्छा आप ये लिख लीजिए, बुक में ऐसे टेस्ट नहीं दिया। एंड इट्स ब्रांचेस आल्सो एक्सटेंड टू लंदन। और लंदन कैसे पहुंची थी? वीर सावरकर जो है वो लंदन गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे इन्होंने जो है इसका आपके अभिनव भारत सोसाइटी इनकी ब्रांचेस खोली। ये खुद वहाँ पे इंडिया हाउस के साथ जुड़े हुए, इंडिया हाउस आपके लंदन में था उस वक्त, और उसके साथ ये जुड़े हुए थे। और वहाँ इन्होंने एक किताब लिखी थी मैजनी चरित्र, मैजनी चरित्र, ठीक है, मैजनी चरित्र। मैजनी एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी हैं, इटालियन क्रांतिकारी थे, उनके ऊपर इन्होंने मैजनी चरित्र की किताब लिखी थी। ये क्रांतिकारी गतिविधियों के पक्ष में बोलते थे, उन्हीं के पक्ष में ये रहते थे। और इनसे रिलेटेड मैंने बताया कि विनायक दामोदर सावरकर जो है कहीं ना कहीं इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। और लंदन उस वक्त जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बन गया, जिसमें इंडिया हाउस श्यामाजी कृष्ण वर्मा का था, इंडिया हाउस आपका। और आपके हाँ, इसमें आप लिख लीजिए ये वाला बात, कहीं नोट डाल के लिख लीजिए, इंडिया हाउस लंदन। ये दो इंडिया हाउस के बारे में मैं बता रही हूँ। एक इंडिया हाउस लंदन वाला है, इंडिया हाउस लंदन का, वो आपका स्टेब्लिश करा था श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। बाद में वीडी सावरकर भी इसके साथ जुड़ गए थे। और एक इंडिया हाउस था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, एक साथ इनको लिख लो ताकि याद रहे। इंडिया हाउस था न्यूयॉर्क में, और इनके संस्थापक थे बरकतुल्ला और एसएल जोशी, बरकतुल्ला एसएल जोशी, ये इसके संस्थापक। हाँ क्या? श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो लंदन में मैंने आपको बताया कि लॉ की पढ़ाई करने के लिए सावरकर गए थे, और लंदन में
जाके इन्होंने अपनी अभिनव भारत की ब्रांचेस कहीं ना कहीं लंदन में भी एक्सटेंड करने की कोशिश करी। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी और वहाँ पे ये इंडिया हाउस से जुड़े हुए। अब जब ये लंदन में रहते ही थे तो इंडिया हाउस के एक सदस्य थे मदनलाल ढींगरा। उन्होंने 1909 में कर्जन वायल एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी। जब उनकी हत्या करी गई कर्जन वायल की 1909 में लंदन में, तो इंडिया हाउस के ऊपर अंग्रेज टूट के पड़े पूरी तरीके से। और अब लंदन में रह के काम करना जो है बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए सावरकर वापस इंडिया आ गए। और जो और भी क्रांतिकारी जो लंदन में थे वहाँ से हांगकांग या जर्मनी शिफ्ट हुए और वहीं से ही जो सेंटर है अब जो है अमेरिका शिफ्ट हुआ, क्योंकि अमेरिका में गदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब लिंक है आपस में, ये आप एक चीज ध्यान रखिएगा। अब जब वो यहाँ पर इंडिया में आते हैं 1909 में ही, तो यहाँ पे है आपका 1909 में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। अभिनव भारत के एक मेंबर थे अनंत लक्ष्मण कनहरे। वो नासिक के कलेक्टर जैक्सन का मर्डर कर देते। नासिक के कलेक्टर थे जैक्सन, उनका मर्डर कर देते। और इस सिलसिले में अभिनव भारत के लगभग सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर दिया जाता है और सावरकर को गिरफ्तार करके काला पानी भेज दिया जाता है, डिपोर्टेशन भेज दिया जाता है, काले पानी की सजा दी जाती है, ठीक है। काला पानी अब सब जाते हैं अंडमान, ठीक है, अंडमान को भेज दिया जाता है 1910। तो समझ गए। अगर क्वेश्चन आए नासिक कॉन्स्पिरेसी केस किससे रिलेटेड है, बीटी सावरकर से। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, गाइस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस अभी बता के हटी हूँ। हाँ जी, अरबिंदो, जो आपका ये है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, प्रफुल्ल चक्की, ठीक है, किंग्सफोर्ड मर्डर से रिलेटेड है। अब मैं खुद कंफ्यूज हो गई। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, हार्डिंग की किलिंग, ठीक है, वायसराय हार्डिंग की किलिंग, रासबिहारी घोष, ठीक है। और जर्मन प्लॉट बागा जतिन, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, सावरकर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। इनके डायरेक्टली नाम और इनसे कौन कौन रिलेटेड है वो आते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया जो आपके हो रहा है महाराष्ट्र में। अब इससे आगे चलते हैं हम पंजाब में, और फिर आपका ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। हम लोग पंजाब डिस्कस करते हैं। पहला आप लिखिए गदर पार्ट। पहले मैं कुछ चीजें लिखवा रही हूँ, वो लिख लीजिए। अंजुमन ए मोहिजबान ए वतन। हम पंजाब में जो क्रांतिकारी संगठन है उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें एक है अंजुमन ए मोहिजबान ए वतन, और ये था आपके अजीत सिंह का। अजीत सिंह लाहौर। हाँ, अंजुमन ANG आए अंजुमन ने मोहिजबान ए वतन, ये आपके अजीत सिंह का था, भगत सिंह जी के चाचा जी थे ये, ठीक है, अजीत सिंह का था, और ये लाहौर में था, ठीक है, लाहौर में। और ये जो पत्रिका निकालते थे, जर्नल निकालते थे, उसका नाम था भारत माता। अब पंजाब में जो क्रांतिकारी लीडर्स थे उनके नाम आप लोग लिख लीजिए, सिंपल लीडर्स लिख के। आगा हैदर, सैयद
सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, भाई परमानंद, लालचंद फलक, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल और सूफी अम्बा प्रसाद। अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन गदर के बारे में भी लिख लो, फिर हम एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। गदर पार्टी, इसका इनिशियल नेम जो था, पहला नाम गदर पार्टी, इसका पहला नाम जो था वो था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट, हिंदी इंग्लिश में यही रहेगा, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। 15 जुलाई 1913, 15 जुलाई 1913 जो लीडर्स थे, 15 जुलाई 1913 जो इसमें लीडर्स थे वो थे लाला हरदयाल, लीडर्स के नाम हैं लाला हरदयाल, ज्वाला सिंह, संतोख सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह पखान, सोहन सिंह पखान। चलिए अब जब हम पंजाब वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं तो हम पंजाब और हमारे देश में सबसे ज़्यादा फॉरेन में कौन जाते हैं? पंजाबी। तो हम ये दोनों पॉइंट, दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करें, ठीक है गाइस। देखिए वास्तविक क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो वो एग्जाम में नहीं आएगी, इसमें से आएगी, ऐसा हो सकता है, पर जो आप कर रहे हो उसमें से डेफिनेटली नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आ जाए। ओके, तो अभी हमने नॉर्मल मोटी मोटे फैक्ट्स आप लोग अपने पास लिख के आपने रखे। अब समझते हैं पंजाब की क्या परिस्थिति, क्या स्थिति, ये क्रांति जो हमारी 1857 में इनका क्या स्टैंड था, कैसे जो भारतीय इंडिया में रह भी नहीं रहे थे। कभी कभी हमारे दिमाग में ख्याल जरूर आता होगा कि जो भारतीय भारत में रह भी नहीं रहे थे, वो बाहर रह रहे थे, वो अंग्रेजों के इतना अगेंस्ट क्यों हेल्प भेजा करते थे। माना कि कुछ लोगों के अंदर जो है पेट्रियाटिक देश प्रेम की भावना हो सकती है कि हो, मैक्सिमम के अंदर होगी भी, लेकिन जब तक कहते हैं ना दुख नहीं पड़ते तब तक रियलिटी समझ में नहीं आती। तो ऐसा क्या हुआ कि जो पंजाबी 1857 में इतने अंग्रेजों के समर्थन में थे, वो उनके इतने अगेंस्ट कैसे हुए, पंजाब कैसे अगेंस्ट हुआ, ये हमें समझना। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ 1849 में, ठीक, चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, आई बेट यू, ये बुक में भी नहीं। तो अगर हम लोग पंजाब में क्रांति को समझे या राष्ट्रीय आंदोलन जो अब तक चल रहा है उसको समझे, तो अगर इसका पहला फेज देखें तो फर्स्ट फेज हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1849 में। पंजाब में रंजीत सिंह जी का शासन था और रंजीत सिंह जी की डेथ के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा उसके लिए जो है वहाँ लड़ाइयाँ चल रही थी, बहुत बुरा माहौल। और इस बीच में जो है 3 लड़ाई होती है जो पंजाब की खालसा वहाँ की आर्मी उसमें और अंग्रेजों के बीच में होती है।
इनको हम एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं। जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर थी 1849 में, उसमें जो है खालसा की संप्रभुता यानी खालसा उनकी आर्मी की जो सॉवरेनिटी थी उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन उस लड़ाई में अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि सिख जो है, सरदार जो है, वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स होते हैं। आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के अंदर पंजाब का ब्रिटिश में डायरेक्ट विलय कर लिया गया था। जॉन लॉरेंस को वहाँ पे और हेनरी लॉरेंस को बिठा दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया। लेकिन वहाँ की आर्मी को डिसबैंड करने की बजाय अंग्रेजों ने उनका फायदा उठाने की सोची और बहुत ज़्यादा मात्रा में अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ टोटल आर्मी उस वक्त में आफ्टर सेकेंड सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर, सिख को ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है रिक्रूट करा गया, भर्ती करा। अब इसी वजह से अब एक तो चीज़ ये कि ये जो सिख सरदार थे, इनके रिलीजियस सेंटिमेंट जो 5 ये वो पहनते हैं, ठीक है, पंच कुछ बोलते हैं, मैं भी नहीं पंच प्यारे नहीं, लेकिन जो सिख के 5 वो होते हैं, निशान होते हैं, 5 निशान होते हैं। तो 5 ये जो निशान डालते थे उनको डाल रखने के लिए, जैसे ये बाल नहीं काटेंगे या कृपान रखेंगे, कड़ा पहनेंगे, उन चीज़ों के को जो है अंग्रेजों ने टॉलरेट किया, इन्हें नहीं कहा। तो इस वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ, चाहे उससे पहले 1852 में एंग्लो बर्मा वॉर हुआ या कहीं और पे भी जो विद्रोह होते थे, तो सिख बढ़ चढ़ के अंग्रेजों का साथ दिया गया। 1857 के विद्रोह को दबाने में भी सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। एक तो उन्हें लगा कि ये विद्रोह से मुगल वापस आ जाएंगे और सिख जो है वो बिल्कुल एंटी था मुगलों में, ठीक है, मार्शल रेस करा था 1858 के बाद, तो मुगलों के बिल्कुल विरोध में थे, तो इसलिए। और दूसरा ये मतलब जब ये अपनी जो सेवाएं देते थे उसके बदले में अंग्रेज इनको रिवॉर्ड भी दिया करते, प्रमोशंस भी दिया करते थे, इनको मतलब प्रिविलेज इनको रखा हुआ था और ये बहुत ही बेहतरीन योद्धा हुआ करते थे विदाउट एनी। अब अंग्रेजों से रिवॉर्ड भी मिलते थे, उसके बाद ये बर्मा वॉर में भी गए थे और कहीं और भी लड़ाइयाँ होती थी तो ये जाते रहे। तो 1857 के बाद हम लोग देखते हैं जब 1890s तक का टाइम आता है, सेकेंड जो फेज है 1890s में बहुत सारे एक्स सोल्जर्स जो कहीं बाहर युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से गए हैं, उन्होंने विदेशी भूमि को देख लिया, उन्हें समझ में आ गया कि इंडिया से ज़्यादा वहाँ अपॉर्चुनिटी है। तो बड़ी संख्या में पंजाबी जो हैं वो दूसरे देशों की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, हांगकांग जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, पंजाबी माइग्रेट करना शुरू करते हैं। कुछ इनमें से पीजेंट्स होते हैं, किसान होते हैं जो यहाँ पे जिनके पास ज़मीनें कम हैं, उतने वैभवशाली नहीं है। कुछ एक्स सोल्जर्स ये बड़ी तादाद में जो है जाना शुरू करते हैं, वहाँ अपने छोटी छोटी सोसाइटियाँ बनाते हैं। आप जानते हैं कनाडा को आधा पंजाबी बोलते हैं। 1890 से कनाडा में माइग्रेशन शुरू हो जाता है, यूएस में, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इन जगहों पे इनकी तादाद बढ़ती रहती है। जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती है, हम बात स्पेसिफिकली करेंगे अमेरिका और कनाडा, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इनसे सख्त नफरत करती है। कारण वहाँ पे जब ये जाते हैं तो इन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करता है। एक तो नस्लीय भेदभाव का इनको सामना करना पड़ता है। दूसरा, वहाँ के लोग भी इनसे नफरत करते हैं। सिंपल जो आज होता है, क्यों हेट करते हैं, तुम आ गए हमारी जॉब खा लोगे, हम क्या जॉब करेंगे, आज भी होता है ये। तो ये इश्यूज उस वक्त से भी, तो एक तो उनसे नफरत करते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ नस्लीय भेदभाव भी होता है। तो जो अमेरिकन वाइट हैं, जो अमेरिका के गोरे थे, जो अमेरिकन वाइट थे, वो इनके अगेंस्ट जो है एक एगिटेशन या एक पूरा प्रोपेगेंडा चला देते हैं जिसमें बोलते हैं ब्राउन इन्वेजन उसे बोला जाता है। यानी कि एशिया से, स्पेसिफिकली इंडिया से बाहर के लोग आते हैं और हमारी जॉब खा जाते हैं, और ये क्योंकि हमारे यहाँ पे एशियंस का स्किन का कलर ब्राउन होता है, तो ब्राउन इन्वेजन उन्हें नाम। अब जापान और चाइना में जो गवर्नमेंट
वो बहुत क्रिटिसाइज करती हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलने दे रहे हो पब्लिक में और हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। पर अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं था, वे वो ब्रिटिश, वे वर नॉट इंडियन गवर्नमेंट। इससे जो विदेशों में इंडियंस बैठे हैं जिनमें ज़्यादातर पंजाबी हैं, उनके अंदर कड़वाहट आने लग जाती है अब अंग्रेजों के खिलाफ। और इसी में ही अब जो है, इसी में ही इंडियंस के प्रति उनकी जो मतलब जो इंडियंस हैं उनकी अंग्रेजों के प्रति हॉस्टिलिटी जो बाहर इंडियंस से वो बढ़ने शुरू हुई। इसी के तहत ही कनाडा में एक कॉन्टिन्यूअस पासेज एक्ट पास होता है। कॉन्टिन्यूअस पासेज एक्ट एक पास होता है कनाडा में। मैं जो जो बोल रही हूँ प्लीज लिखते रहिएगा, या आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कॉन्टिन्यूअस पासेज एक्ट कनाडा में पास होता है और इस एक्ट के तहत मतलब जनरली जो इमिग्रेंट्स के रूल थे कि कौन देश में आना चाहिए, कौन आने वाला है, उसके लिए जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो सख्त कर दिए जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस पासेज एक्ट में ये बोला जाता है कि जो जहाज डायरेक्टली इंडिया से कनाडा आएगा केवल उनको ही इंडिया में कनाडा में एंट्री मिलेगी। इसी से रिलेटेड आपका है कोमागाता मारू इंसिडेंट, ओके, तो उसी को उनको एंट्री मिलेगी। अब अंग्रेज कनाडा में जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनीज थी जहाँ इंडियंस रहा करते थे, लेकिन अंग्रेज फिर भी कोई एक्शन नहीं, तो लोगों में और नफरत बढ़ जाती है। और इसमें अब आग में घी डालने का काम करता है कोमागाता मारू इंसिडेंट। कोमागाता मारू इंसिडेंट हम जानते हैं, पहले तो इंडिया हाउस जो लंदन में चल रहा था। एक तो इंडिया हाउस लंदन में, वहाँ पे जो आपकी बेवल का मदन मोहन लाल डींगरा ने हत्या करी थी, तो वहाँ से ये माइग्रेट कर रहे हैं। तो कुछ तो क्रांतिकारी माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी पैसिफिक कोस्ट हिंदू एसोसिएशन जो यहाँ पे नेटिव्स है उनके मुद्दे को लेके बनी हुई, और ऑलरेडी उनमें क्रांति की चीजें हैं, क्रांति की भावना है। और इसी के साथ इसमें आग में घी डालने का काम करता है कोमागाता मारू इंसिडेंट। गुरदीप सिंह एक व्यक्ति थे, उनका ये जहाज था, और ये जहाज जो है ये पहले फिलीपींस हांगकांग से चला था, हांगकांग वेनेजुएला। इसमें ज़्यादातर लगभग कहा जाता है 375 या 372 इतने कुछ इसमें यात्री थे जो इस जहाज के अंदर सवार थे। और ये जो सभी यात्री हैं ये कनाडा जा रहे थे। जब ये जाते हैं तो रास्ते में गदर पार्टी के पर्चे इनमें बांटे जाते हैं, गीत गाते हुए, बढ़िया एंजॉय करते हुए ये लोग कनाडा जा रहे हैं। वहीं कनाडा में कॉन्टिन्यूअस पासेज एक्ट पास हो गया, जो जहाज डायरेक्टली इंडिया से आएगा केवल उन्हीं की एंट्री मिलेगी। तो पूरा सफ़र करके ये कनाडा तक जाते हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इनको शोर पे ही रोक लेते हैं। तो पूछा जाता है भाई कहाँ जा रहे हो, मतलब ना पासपोर्ट ना वीज़ा ना डायरेक्टली आ रहे हो, कहाँ घूम फिर के आ रहे हो, नहीं आना। इनको मना कर दिया जाता है। छोटी सी वो जहाज था जिसमें ये कनाडा में जाना चाह रहे थे, वहाँ से ये वापस हो जाते हैं और वापस इनको इंडिया ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है। जब ये इंडिया आते हैं तो यहाँ पे अंग्रेज खड़े थे डंडे मारने के लिए कि अच्छा तुम ही थे वो जो देशभक्ति के गीत गाते चल रहे, अब बताते हैं। तो वहाँ पे हावड़ा में बजबज बंदरगाह है, बजबज राइट्स ही ने बोला जाता है। बजबज एक बंदरगाह था हावड़ा में, वहाँ पे अंग्रेज खड़े थे डंडा लेके स्वागत करते। तो वहाँ पे मतलब इन द सेंस वहाँ पे ब्रिटिश की और जो ये यात्री थे जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, उन्हें पकड़ पकड़ के ट्रेनों में बिठा के उनके पंजाब वापस भेजा जा रहा था। अब वो रोने लगे, हम तो नहीं जाएंगे। तो अंग्रेज़ों के और उनके बीच में भिड़ंत हो जाती है, जिसमें लगभग 22 जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, करीबन 200 को जेल में डालते हैं। तो ये घटना जो है इसने भी गदर पार्टी के जो मतलब इरादे, गदर पार्टी जो कि आपकी 1913 में बन गई है, उसको हवा दी। बहुत गुस्सा आया लोगों को। तो लोग जो हैं, जो पंजाबी हैं, जो पहले अंग्रेजों के बिल्कुल हक में खड़े थे, अब धीरे धीरे वो उनके अगेंस्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। और अब पंजाब जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बनता चला।
कोमागातो इंसिडेंट ही केवल एक इंसिडेंट नहीं है। आप जानते हैं पंजाब में कौन थे आपके लाला लाजपत राय। मैंने कुछ लीडर्स के आपको नाम बताए, अजीत सिंह जी थे, ठीक है। और ये जो लीडर्स थे ये भी देर सवेर जो है लोगों में क्रांति की भावना को जगाने का काम कर रहे हैं। फिर ये कुछ घटनाएं, इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। जानते हैं आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? एंड सेम जर्मन प्लान, जर्मन प्लॉट। जो गदर पार्टी के लोग वो ये सोचते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि यही सही समय है और अब हमें इंडिया जाना चाहिए और इंडिया जाके एक क्रांति को, एक हिंसक क्रांति को अंजाम देना चाहिए ताकि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ा जाए। तो ये जगह जगह जाते हैं और जाने के बाद लोगों को जो बाहर विदेशों में बैठे थे उनको मोटिवेट करते हैं कि आप भारत जाओ और भारत में क्रांति की को हवा दो, वहां के लोगों को जागृत करो, ठीक। अब यहाँ दो मैं आप लोगों को बातें बताना चाहूँगी। विदेशों में, इन कॉलोनीज में, जहाँ पे कनाडा, न्यूयॉर्क, लंदन में बहुत कुछ हो रहा है और ये लोग बहुत एकदम ऐसे उद्वेलित हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, अब हम इंडिया जाएंगे और इंडिया जाके क्रांति करेंगे, अंग्रेजों को हटा देंगे, ठीक। अब इसके लिए ये ऐलाने जंग नाम का एक पैम्फलेट जो है या एक इशू जो है वो जारी करते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि हम अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे और इसे फिलीपींस, हांगकांग, इंडोनेशिया हर जगह इसे बांटते हैं और मैंने बताया इनकरेज करते हैं। और इसीलिए आपके यहाँ पे करतार सिंह सारबा जो है वो भारत में क्रांति लाने के लिए करतार सिंह सारबा और रघुवीर दयाल ये इंडिया आ जाते हैं। करतार सिंह सारबा और रघुवीर दयाल इंडिया आ जाते हैं। यहाँ आके सचिन सान्याल और राज बिहारी से कांटेक्ट किया जाता है। आप जानते हैं इसी वक्त में जर्मन प्लॉट कलकत्ता में बागा जतिन जो है वो हथियार अरेंज करना चाहते हैं। वहीं अब गदराइट्स जो है ये 21 फरवरी 1915 ये डेट फिक्स करते हैं कि इस दिन जो है फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी यहाँ पे अंग्रेजों के अगेंस्ट क्रांति करी जाएगी, हिंसक क्रांति करी जाएगी। तो वहाँ से बंगाल के क्रांतिकारियों से कांटेक्ट होता है और यहाँ ये क्रांति करने की बात करते हैं। इनका प्लान ये था कि इंडिया में जाओ, हथियार जर्मनी से बागा जतिन जी अरेंज कर रहे हैं, आप लोगों के बीच जाओ, आर्मी के बीच जाओ, उनको बोलो कि अंग्रेजों का साथ छोड़ दे, लोगों को बोलो हथियार उठाए और हम सब लोग अंग्रेजों को खत्म कर दें। ये बेसिकली प्लान। आप जानते हैं बागा जतिन जी पकड़े गए और गदराइट्स का जो प्लान था वो भी अंग्रेजों को पता चल गया और बहुत ही इनिशियल फेज में सबको पकड़ के गिरफ्तार कर दिया। तो ये दैट वाज अबाउट योर गदर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गदर मूवमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा होगा? एक बात बताइए, मतलब ये तो कितनी ना ऐसी बात है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और ये पर्चे बांटती चल रही है कि हम इंडिया जाके जो है हिंसक क्रांति करना चाह रहे हैं, ऐलाने जंग कर रही है। 2-4 लोग इंडिया आएंगे और अंग्रेज उन्हें छोड़ देंगे। मतलब नो सीक्रेसी एट ऑल। इन्होंने अपने प्लान को गुप्त रखा ही नहीं। सबको, मतलब वही बात है ना, ट्रेन में जो मिला चलो हथियार उठा लो, सबको बोला हथियार उठा लो, ऐसा नहीं होता है। बट स्टिल गदर की, कोमागातो मारू इंसिडेंट की और इस पूरे मतलब जो प्रकरण था हमारी क्रांतिकारी, इसका इस पीरियड की अपने आप में एक इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। हिस्ट्री में इसका अपना एक स्थान है, एक अपनी एक जगह है, ठीक। तो गदर पार्टी के जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और लाला हरदयाल जो थे वो न्यूयॉर्क छोड़ के ही चले जाते। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी गदर वो लीडरलेस हो जाती, धीरे धीरे इसकी एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाती।
तब 1908 में आपका होम रूल मूवमेंट शुरू होता है, जिसे तिलक शुरू करते हैं। और इसी के बाद एंट्री होती है हमारे गांधी जी की, जो इस पूरे के पूरे जो आंदोलन है उसको नई दिशा और दशा की तरफ लेके जाते हैं, हमें आज़ादी की तरफ। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। कोई नहीं, मैं कल देखूँगी। ये क्वेश्चन तो अभी नहीं देखूँगी, मैं रोज एक क्वेश्चन देखूँगी। मैं कल करवा, सॉरी यार, मैं नहीं कर सकती, मैं उनके क्लास में करवा